Semester 3, Human Values and Environment Studies, Part 6. It is 10th of January 2024 today, and we are going to start the Part 6 of Human Values and Environment for students of Semester 3. And this paper is common among all the universities of India. And I am preparing this series especially for Dr. Bhimrao Ambedkar University students. Very soon, the students of various colleges will join us, and I am trying to give my best. Rest depends upon you. So I thank you all, the students who are joining this class. तो जैसा कि टॉपिक आज का आप देख रहे हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन इंडिया। भारत में जो घूसखोरी है और करप्शन है, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। टॉपिक बड़ा बर्निंग टॉपिक है। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले क्या मैं एक आपको शेर सुनाऊं? सुनना चाहेंगे आप लोग? Sure, sir. यस सर। Yes, sir. मेरे को लगता है सटीक शेर है आज के इस टॉपिक पे। सुनिएगा। जुल्म उनका, सितम उनका, हुकूमत भी उनकी। जुल्म उनका, सितम उनका, हुकूमत भी उनकी। फरियाद करें किससे, अदालत भी उनकी। किस चेहरे को कहूं मैं सच्चा, किसको कहूं मैं झूठा, हर लम्हा बदलती है सूरत भी उनकी। सो आई थिंक इस शेर के साथ मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, और इस शेर आज की पॉलिटिक्स पे बिल्कुल फिट बैठता है कि जुल्म भी वही करते हैं, सितम भी वही करते हैं, अदालत भी उन्हीं की है, और चेहरा बदलता है, हम चेहरा भी नहीं पहचानते, लेकिन सब हैं वही। और उसमें पिसता कौन है? जनरल पब्लिक। हम लोगों Right. को कोई न्याय नहीं मिलता। यस प्लीज मंतसा, No, sir. योर माइक्रोफोन इज ऑन। Sorry, sir. गेटिंग द वॉइसेस बिहाइंड यू। तो जो पब्लिक है ना, उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन पब्लिक तक वो बहुत चीजें जो वास्तव में नीडफुल आदमी है वहां तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। तो इसके साथ ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के लिए देखिए, बहुत अच्छी ये क्लास है ह्यूमन वैल्यूज की। अभी आपने कलाम साहब को पढ़ा था, गांधी जी को पढ़ा था, विवेकानंद जी को पढ़ा था, इतने इतने महान लोगों को पढ़ा। वहीं पे बहुत भ्रष्ट लोग भी हैं, उनके बारे में ना पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि भ्रष्ट लोगों के बारे में पढ़ोगे तो भ्रष्टता आपके दिमाग में आएगी, अच्छे लोगों में पढ़ोगे तो अच्छी चीजें आएंगी। इतना ही काफी है कि जो लोग इस उससे पैदा हुए थे कि वो ईमानदारी की मिसाल बनेंगे, वो ही जब बेईमानी का सबसे बड़ा मेडल लेके सामने खड़े हों तो वो क्या मोरल वैल्यूज देंगे सोसाइटी को, और क्या होगा। जो कहते हो कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, और जो कहते हो हम कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, वो ही दिखाई दें सबसे ज्यादा गर्त में, तो फिर क्या होगा। हमारा देश जहाँ पे तमाम धर्म और संप्रदाय और तमाम मतलब विश्व का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटीज का देश है, जहाँ पे संविधान ने इतनी पावर सभी को दी कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं, सब चीजों को मान सकते हैं। उस देश में कितने कितने महान लोग हुए, अगर उन्हें धर्म और संबंध से जोड़ें तो वो गलत होगा, और नेताओं को सभी को अगर बुरी नजर से देखें तो और गलत होगा। हमारे ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो जब रेलवे मिनिस्टर बने, अपने घर पे गए तो उनकी माँ ने पूछा क्या करते हो तुम, मतलब कोई नौकरी वोकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उनकी माँ को ये पता नहीं था कि उनका बेटा जो है वो रेलवे मिनिस्टर है। और उस समय जब एक रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए।
अगर हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में लीडर्स की बात करें तो बहुत बहुत मतलब विशाल व्यक्तित्व वाले लीडर हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब खराब हों, लेकिन नेता होना ही हमारी सोसाइटी में एक सिंबल बन गया है खराब होने का। तो ये कल्चर जो है सुधर रहा है, चेंज हो रहा है और जल्दी ही होगा। अगर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ले तो मैं समझता हूँ वो सब कुछ अटेन कर सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शेयर इस पूरे आज के सेशन पे भारी पड़ेगा और आपको शायद अच्छा भी लगा होगा। नाउ दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। जो करप्शन है चारों तरफ, उसको दूर करने के लिए पहली बार 1988 में एक विधेयक लाया गया। और आप जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनका कहना था कि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट से चलती हैं वो जमीन पर आते आते उनका 10 से 20% ही वो हो पाता है इम्प्लीमेंट, है ना। तो जानते सब हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। ये सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि अगर कुछ अच्छे लोग आ जाएं तो ये सिस्टम नहीं करने देता है। और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डिंग में सेशन है, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि ये चीजें पढ़ाने के लिए और बताने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में इन चीजों पे प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर इनके रास्ते पे इन्हें अपना के आप आगे बढ़ने की पूरी इच्छा रखते हैं तो आप बहुत कुछ कष्ट, बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें सहने के लिए तैयार हों तो फॉलो करें। अदरवाइज सिस्टम इतना करप्ट है कि उससे अगर आप भिड़ेंगे तो आपका नुकसान ही होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ की बात यह है कि अगर आप हर जगह भिड़ते हैं तो बेहतर है कि इस सिस्टम का चैनल बन के आसानी से अगर आपका काम निकल जाता है तो आप निकाल लें, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को चेंज करने के लिए आप पावरफुल बने और फिर आपके हाथ में पावर आ जाए तब आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जब तक आपके हाथ में कोई पावर नहीं है तब तक आप केवल लोगों के भाषण सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के भाषण होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होगा। और मैं ये बहुत कुछ देख चुका हूँ, लाइफ मैंने बहुत देखी, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैं करप्शन के लिए आपको प्रमोट नहीं करता। इंडियन लॉ दोनों चीजों को गलत मानता है, ब्राइब देना या ब्राइब देना। आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ब्राइब देने के क्राइम में जो आप दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम पूरा करप्ट है और करप्ट सिस्टम को चेंज करना है तो आप पावरफुल बनिए, आप ईमानदार बनिए। आप ईमानदार हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन आप ईमानदारी से किसी से काम करवा लें, ये आपके हाथ में नहीं है। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 में आया था और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो वो किसी भी तरीके से अपना लाभ कमाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और वो दुरुपयोग के रूप में वो या तो पैसा लेते हैं या किसी न किसी तरीके से अपना प्राइवेट गेनिंग करते हैं। और इससे क्या होता है, पब्लिक प्रभावित होती है और ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए तमाम तरीके से लोगों को अनऑथोराइज तरीके से उनको हेल्प पहुंचाते हैं, जिसके बदले में ये कुछ न कुछ लेते हैं। देखिए करप्शन का ये हाल है, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये है हमारा देश जो एक एक पैसा कलेक्ट करके अरबों खरबों की संख्या में पैसा जाता है और ये टैक्स होता है इनसे ही कलेक्ट है, ये फिर वापस आपको दिया जाता है तो इतना बड़ा होता है। और आते आते ये बेचारा एक आदमी के हाथ में कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। करप्शन का असली हाल ये है ना। तो अब देखिए करप्शन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है। अब प्रयास कितने फ्रूटफुल होते हैं ये आप जमीन पाते हुए देखें तो कितने एक्ट और लॉ लाए गए। देखिए पहला आया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
88, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट आया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 में बना, लोकपाल एंड लोक आयुक्त 2013 में बना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में, इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत भी प्रावधान है बहुत सारे, कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रहा है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 2010 में एफसीआरए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, विदेशों से पैसा आता है और बहुत सारे एनजीओज और सोसाइटीज होती हैं जो एफसीआरए में रजिस्टर्ड होती हैं, उन पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। और ये एनजीओज और सोसाइटी विदेशों से पैसा लेके कई तरीके से हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। और इसी तरीके से आप देखते हैं आरटीआई, जिसको सिंपली कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई में साहब अरविंद केजरीवाल साहब भी थे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे आरटीआई के, और इन्होंने बहुत कुछ इसमें किया था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे, और पानी पी पी के कदम खाने वाले आदमी थे, ईमानदारी की और सब कुछ थी। आज उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनके नेता कितने जेल में पड़े हुए हैं, और क्या होगा ये अभी क्या फाइनल डिसीजन कोर्ट का आएगा। अभी तक जो दिख रहा है उसमें क्राइम्स दिख रहे हैं, आगे क्या होगा आगे की बात है। लेकिन ये एक पार्टी ऐसी थी जो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद पैदा हुई थी, ईमानदारी के नाम पे। तो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपसे कहा, किसको कहूं मैं सच्चा, किसको कहूं मैं झूठा, हर लम्हा बदलती है सूरत की। तो इनकी सूरत पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। आ, आपको ये समझ पाना बड़ा कठिन होगा कि कौन सही है कौन गलत है और इनकी क्या स्थिति है। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, एक गधे वाली, याद है ना आप लोगों को? कितने लोग थे पता है किसी को ना? हमारी जो कम्युनिटी है ये लीडर्स की कम्युनिटी, उसके बारे में मैंने कल सुनाया था, वीडियो में आप देख लीजिएगा। एक अच्छा था, आपको अच्छा लगेगा, जो इन पर फिट बैठता है। थैंक यू शिवानी, पल्लवी, काजल, आप सभी लोग थे कल। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब एंड सोशल मीडिया। अब ये करप्शन से हटके नया टॉपिक आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आपकी निजी जो जानकारियां हैं वो पब्लिक डोमेन में न पहुंचे, इसका ऑब्जेक्ट ये है। आज डिजिटल वर्ल्ड में तमाम तरीके से आपके बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से हो, या हम किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया है या डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई भी है जहाँ पे आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई आपने कितनी की हुई, हर एक डेटा आज की डेट में आप समझ लीजिए मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और जिसके आधार पे बहुत सारी दुनिया की पॉलिसीज और सिस्टम्स डेवलप होते हैं। आप मार्केट का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन आज की डेट में पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जिनमें जो ये डिजिटल एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो उन्हें इतना प्रभावित करते हैं कि वहाँ की सरकारें तक प्रभावित हो जाती हैं। तो आपका अपना व्यक्तिगत डाटा जिसकी चोरी ना हो, वहां तक पहुंच ना हो, और किसी तरीके से उसको हानि उसके आधार पर आपको ना पहुंचाई जा सके, ये प्राइवेसी पॉलिसीज का उद्देश्य है। और सोशल मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट लगातार अपने स्टेप्स उठा रही है। ऑनलाइन प्राइवेसी हेल्प्स सेफगार्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ऑनलाइन पॉलिसीज जो हैं प्राइवेसी की, का उद्देश्य है कि आपके डेटा जो है उसके लिए अनऑथोराइज्ड तरीके से कोई उसे प्रयोग न कर पाए, उसका दुरुपयोग न कर पाए, और उसके आधार पर आपका शोषण ना हो। ये सब चीजें सुनिश्चित करना काम है गवर्नमेंट का भी, और आपकी भी खुद की अपनी बहुत जिम्मेदारी है कि आज के डिजिटल युग में आप इन सब चीजों को कैसे सुनिश्चित करें।
आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, आपका रिलेशनशिप, आपका रिलीजन, ये तमाम चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये आप देते चले जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो परमिशन मांगता है, आप पढ़ते भी नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, और आप यस 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 करते जाते हैं, और इतना कोई पढ़ भी नहीं सकता। सही बात तो ये है। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप ट्रायल न करें अपने मोबाइल्स में, खास करके वो लोग जो मोबाइल में तमाम तरीके से बैंकिंग और तमाम अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिनके पास में है मोबाइल में, चाहे आपके पास में फोटोग्राफ्स हैं, कुछ भी हैं, कतई आप सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखिए, है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस आप सभी लोग समझते हैं कि हम, एक हिंदुस्तान में कहावत है, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। जब तक आपकी बात आपके पास तक है तभी तक वो गोपनीय है, तभी तक वो रहस्य है, और वो बात अगर पब्लिक डोमेन में आ गई तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए जब भी आपका डेटा डेटा चोरी होता है और लाखों में बिकता है, आपको शायद पता होगा। मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जानता हूँ कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, नेट और सी टेट, टेट वगैरह के जितने एग्जाम्स होते हैं, बच्चे जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फॉर्म्स, उन सभी का डेटा अवेलेबल होता है। हमारे पास भी बहुत कुछ डेटा अवेलेबल है, मार्केट में बिकता है, जिससे आप जो मैसेजिंग करके उन्हें अपने क्लाइंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे रेस्ट्रिक्टेड हैं, वैसे गलत हैं, लेकिन ये धड़ल्ले से चलती हैं, और तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। अब चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है कि हम सोशल मीडिया पे, हमारा आना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे तो इस समाज से हम जुड़ के नहीं रह पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के प्रयोग को हम कैसे करें, किस तरीके से हम किन इंफॉर्मेशन को शेयर करें और किन इंफॉर्मेशन को शेयर न करें, तो ये बहुत कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाते हैं, कौन कौन से पब्लिक जो डोमेन में अवेलेबल चीजें उन्हें यूज करते हैं, और किस तरीके से आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई साइबर अटैक होता है, कोई आपकी बुलिंग होती है, या किस तरीके के आपको इस तरह के कंसर्न्स खड़े होते हैं, तो आप उनसे कैसे फाइट करेंगे। देखिए, वेब एंड सोशल मीडिया स्पेसिफाइज। अब इसमें क्या है, पहला है सोशल मीडिया इंट्रैक्शंस। आपकी इंफॉर्मेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर होती है। आप कोई कमेंट करते हैं, आप सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके के आप अपने इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, अगर आप अगर कोई एक वीडियो देखें तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस की लाइन लग जाती है। तो क्या होता है, उनमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एल्गोरिथम्स में, कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स जैसे ही आपने यूज किया है वैसे ही उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स तुरंत आने लगते हैं, और सबसे ज्यादा लिंक्स वो आते हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा आपके डेटा को चोरी करने में सहायक होती हैं, और उनके द्वारा आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। नेक्स्ट है कुकीज एंड ट्रैकिंग। कुकीज क्या है? जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट क्या करती है कि आपकी आईडी, आपकी तमाम सारी डिटेल्स जो अवेलेबल हैं उन्हें अपने वेबसाइट में स्टोर कर लेती है, जिससे आप दूसरी बारी में जैसे ही जाएंगे वैसे ही वो आपको पहचान सकती है कि यूजर हमारे पास पहले भी आया था हमारी वेबसाइट पे और इसने क्या क्या किया था,
और अब कौन सी बार आ रहा है, अब क्या है कारण, कितना समय इसने लगाया, ये सारी चीजें कुकीज के रूप में स्टोर रहती हैं। और इसके साथ ही कई वेबसाइट्स हैं, ये गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स बनाए हैं कि कुकीज अगर आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको यूजर की परमिशन लेनी होगी। इसलिए आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप जब लॉग इन करते हैं या उन साइट्स पे माइग्रेट करते हैं, ब्राउज करते हुए उन साइट्स पे पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो साइट्स कहती हैं कि दिस वेबसाइट यूज कुकीज, और आप उन पे यस करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप कोई जेन्युइन चीजें यूज कर रहे हैं, बावजूद उसके आप कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे एक्सेल है। एक्सेल के अंदर आप कोई ऐसे एडेंस यूज करें, जैसे मैसेज भेजना है तो उसका एक प्लगइन अलग से ऐड हो जाता है। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटीग्रेट होते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जब आपके साथ इंटीग्रेट होते हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वहां तक उनकी एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट है जियो लोकेशन डेटा। गूगल पे जब आप गूगल मैप्स वगैरह का यूज करते हैं किसी जगह को सर्च करने के लिए, तो आपको मैं बता दूं किस डेट में आप कहाँ गए थे, कितनी देर रुके थे, फिर वहां से कहाँ गए, फिर वहां से 4 से 10 कदम भी अगर आप बढ़ते हैं तो वो सारी लोकेशंस ट्रैक होती हैं, सारी लोकेशंस। जिससे अगर आप कहो कि सन 2018 में 11 तारीख को आप कहाँ थे, आपने कोर्ट में गवाही दी कि आप थे दिल्ली में, और सही बात है कि आप थे नागपुर में, तो ये ट्रैकिंग पॉसिबल है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ऐसी चीजें आपके लिए सेंसिटिव हैं, दिक्कत वाली हैं, तो इनके डेटा को पूरी तरीके से आप गूगल की साइट्स वगैरह से जाके खत्म कर सकते हैं। कैसे हम पता लगाएं कि हमारी ट्रैकिंग हो रही है, कैसे हम उस पूरे डेटा को हटाएं, कुकीज के द्वारा हमारा डेटा जो ट्रैक किया गया उसे हम कैसे हटाएं, सोशल मीडिया से हम अपने डेटा को कैसे प्राप्त करें, और डार्क वेब्स होती हैं वो क्या होती हैं, इन सब के बारे में ये टॉपिक नहीं है, उन पर आवश्यकता होगी तो मैं आपको अलग से वीडियोस बना के दूंगा। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। अब ये टॉपिक ये प्रेजेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंसी आप समझते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ छुपी हुई हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। हम विश्वास करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, आप जो तमाम सारा मैटर देखते हैं और वो दिखता है और वो बहुत सुंदर आपको सब दिख रहा है, आपने विश्वास किया, उसको ऑर्डर कर दिया, उसके बाद माल खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसमें ये भी लिखा हुआ है कि माल आप वापस कर सकते हैं 15 दिन में, लेकिन आप माल वापस करते हैं, फिर वो दूसरा कोई उल्टा सीधा भेज देता है, कई बार परेशान होके फिर आप कुछ नहीं कर पाते। इनका साइबर क्राइम में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और ये सब चीजें ऐसी पॉसिबल हैं। ये तो अभी आज के ज़माने की बात है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का। अगर आप लोग कभी दिल्ली जाएं और दिल्ली के माहौल में रहें, और मैं कहता हूँ कि लाइफ के अगर असली एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने हैं तो लाइफ में आप थोड़ा सा एक काम जरूर करना। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, हमारी लाइफ ने हमें बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं। मैंने दिल्ली में सेल्समैन का काम किया, और सेल्समैन का आएगा मालूम है, स्टफ टॉयज का। तो दुकान दुकान जाना होता था कंपनी के ऑर्डर्स लेने और उन्हें पहुंचाने के लिए। अंकुश सक्सेना, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। नहीं सुन रहे हैं आप हमें, म्यूट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर असली एक्सपीरियंसेस आपको लेने हैं तो आप एक सेल्समैन बन के मार्केट में उतरिए, फिर आप देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है और आप लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं। आप अक्लमंद हैं या आपसे ज्यादा और लोग अक्लमंद हैं, क्योंकि आपको अपना माल किसी को बेचना बहुत बड़ी बात है। गंजे को कंघी अगर आप बेच दें तो आप सफल आदमी हैं, है ना। और होता क्या है कि सेल्समैन को ही सबसे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी जरूरत होती है, और माइंड की प्रेजेंस अपने आप बढ़ती है जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं।
और मुश्किलों का सामना कहाँ होता है मालूम है? जैसे एक एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मालिक ने 10-12 लोगों को इंटरव्यू को बुलाया और उन्होंने कहा है कि ऐसे कंट्री में जूते बेचने हैं जहाँ पे लोग जूते जानते ही नहीं है क्या होते हैं। अब उनमें से तमाम सारे जो कैंडिडेट थे उनका कहना, अरे यार बेकारी बात है, जहाँ जूता आदमी जानता ही नहीं वहां जूते की बिक्री क्या करेंगे, वहां तो फेलियर के अलावा कुछ हाथ लगेगा नहीं। लेकिन एक बंदा बोला कि जहाँ लोग जूता जानते नहीं है वहां पे अगर हम जूते को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे, हमारे लिए पूरा मार्केट खुला हुआ, कोई चैलेंज नहीं होगा। तो अब आप समझिए दोनों की सोच में ही अंतर है, और ये सोच ही आपको बनाती है सफल। इसके बारे में आप पहले भी आ, पढ़ चुके हैं। और खास करके जो सोच से संबंधित जो कहना है हमारे कलाम साहब का और स्वामी विवेकानंद जी का, वो भी आपने पढ़ा है। कलाम साहब का कहना है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने देखिए सपने देखिए सपने देखिए, एंड वर्क फॉर ड्रीम, एंड लिव फॉर ड्रीम, एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव देम। है ना? तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में अगर आपको कभी जाना हो, लाल किला और जामा मस्जिद के सामने मार्केट है उसमें, तो वहां पे आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मैंने एक बार देखा कि प्यूमा के शूज मिल रहे हैं, और बड़े अच्छे शूज, सुंदर, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और बात है कम से कम ये सन 2005-06 की। उस समय वो शूज जो थे शायद 1800 रुपए के थे। तो मेरे को काफी अच्छे लगे, और वहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है। मैंने बार्गेनिंग की तो 1800 से पे वो 1000 रुपये पे आ गया। और सही बात ये थी कि मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं थे। है ना? तो मेरे को बस, मैंने रेट उससे पूछ लिए। और आप अगर कभी वहां पे जाएं और आप रेट पूछ लें, उसके बाद आपके गले ऐसी भावी पड़ेगी कि आपको फिर उसे खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग लड़ने तक पे तैयार हो जाते हैं। अब वो बंदा 1000 रुपए के लिए तैयार हुआ, मैंने कहा यार नहीं चाहिए नहीं। बोला फिर रेट क्यों पूछे थे? हमने पूछ लिए तो क्या हो गया? बोला तो लेना पड़ेगा। अब तुम 1000 कह रहे हो, मैं 1000 का दे रहा हूँ तुम्हें। मैं लूंगा ही नहीं। मैं आगे पढ़ा, वो बंदा मेरे पीछे पड़ा, और बाद में 1500 रुपए के सूज वो 200 रुपए में देने के लिए तैयार हो गया। मेरे को भी लगा यार 200 रुपए में कुछ नहीं जाता है। मैंने ठीक है चल 200 रुपए दे दे। वो लेके आया, बोला पैक करके ला रहा हूँ, पैक करके लाया और उसने मेरे को दे दिए। 200 रुपए मैंने उसे दिए, और मैं घर पे आया बड़ी खुशी से। मैंने 1500 रुपए के जूते 200 में ले आया प्यूमा के। और जब उसका पैकेट खोला तो उसमें कटी हुई चप्पलें रखी थी। समझ सकते हैं आप? अब ये मेरी बेवकूफी थी और ये मेरा अनुभव था कि मैंने वहां पैकिंग के बाद उसे खोल के नहीं देखा कि इसने पैक क्या किया है, और चुपचाप पैक कर लाया, अच्छा सा पैकिंग बनाई उसने और पहुंचा दी। तो ये अनुभव आपको सिखाते हैं लाइफ में। अब हम आगे आगे अगर कभी ऐसा मौका मिले तो सबसे पहले हम उसे खोल के वहीं सामने देखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे एक्सपीरियंस को आगे यूज कर सकते हैं। है ना? तो वो लोग कौन है? देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते हैं वो लोग कौन है? वहां पे फुटपाथ पे वो लोग बैठते हैं, दूसरे दिन आपको चाहोगे तो वो मिलेंगे नहीं, या किसी और जगह पे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ब्रांड या कोई बिजनेस है जो परमानेंट चलना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, ये दो चीजें किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज के ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप समझते हैं कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी पे ही दुनिया डिपेंड है, और इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइबर थ्रेट्स, अब ये नया टॉपिक आता है। हम साइबर स्पेस में रह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो साइबर थ्रेट्स क्या है? क्या हैं साइबर हमले और धमकियां? इसमें किसी भी तरीके के आपका any circumstance or event with the potential to adversely impact organizational operations, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उससे संबंधित कोई भी ऐसा भाव जो उसको प्रभावित करता है, चाहे आपके मिशन, फंक्शन, इमेज या रेपुटेशन, किसी को भी जो डाउनग्रेड कर रहा है, दैट एवरीथिंग इज डिफाइंड एज साइबर थ्रेट। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल असेट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, जिनमें
अनऑथराइज्ड एक्सेस है, आपके कोई अकाउंट में अनऑथराइज्ड एक्सेस करे या डिस्ट्रक्ट करे या आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर दे या आपका पासवर्ड चोरी करके वो फर्जी अकाउंट क्रिएट कर ले, ये ऑल दीज थिंग्स आर साइबर थ्रेट्स. एंड व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ थ्रेट? That is the top priority, that you must be aware that how to treat such situations and how to avoid such circumstances where you may be a victim of cyber threat. Now this is cyber threat and prevention, safeguarding digital environment. किस तरीके से साइबर थ्रेट से हम बचें और किस तरीके से ये जो डिजिटल एनवायरनमेंट हमारा है इसको हम कैसे सुरक्षित रखें. तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे तरीके के साइबर हमले हैं और उनसे बचने के बहुत सारे तरीके भी हैं, उनका हम यूज करें. और इसके लिए हम सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि मॉडर्न जो डिजिटल लैंड स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं, जिन कामों में हम करते हैं उन पे बहुत कॉशियसली काम करें और उनकी सिक्योरिटी के लिए जितने भी तरीके अवेलेबल हैं उनको हम अपनाएं. तो देखिए अब कितने तरीके से जो साइबर अटैक्स हैं वो होते हैं, साइबर थ्रेट्स कितने तरीके से मिलती हैं, देखने वाली चीज है. पहला है मालवेयर. इसकी डेफिनेशन समझिए, मालवेयर क्या होते हैं. मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट सिस्टम्स इंक्लूडिंग वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी खास उद्देश्य से बनाया जाता है जो नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं और स्पाईवेयर हो सकते हैं. आप में से किसी को मालूम है सबसे पहले वायरस किसने बनाया था? कोई बताएगा? किसी को पता है? नहीं है. देखिए अब आप गूगल बाबा की तरफ मत भागना, ईमानदारी से. आप जितने भी लोग हैं, अगर किसी को पता है तो कोई बताइए. देश का नाम बता दीजिए, किस देश के लोगों ने बनाया था. मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अजीनोमोटो कहाँ बना था. रिंकल कोई आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ अभी. अजीनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो हमारे टेस्ट को चेंज कर देता है, कहाँ बना था? चाइना. चलिए बहुत अच्छी बात है. देखिए ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके आगे एग्जाम्स में भी काम आएंगे. आप इंटरेस्ट के तौर पे न लेके चलिए. तो भाई साहब दुनिया में दो ही तरीके के मतलब दो ही देश हैं जो इन चीजों के लिए कुख्यात हैं. चाइना के बाद एक कौन और है? खुरापाती. पता है ना? पाकिस्तान. पाकिस्तान के शायद कराची या लाहौर के दो ब्रदर्स थे. का नाम क्या था? कुछ ब्रदर्स करके ही है. तो उन्होंने सबसे पहले वायरस बनाया था, मालूम है? और क्यों वायरस बनाया था? उन्होंने इसलिए वायरस बनाया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो सॉफ्टवेयर उन्होंने देखा, बेचा, और सॉफ्टवेयर बेचने पे क्या हुआ कि आ, कुछ लोग खरीद के ले गए और उसके बाद में उनके पास ग्राहक बहुत कम होने लगे. तो आप जानते हैं वही चाइना के साथ हुआ था. रेस्टोरेंट वाला ये चाहता था जो लोग आते हैं वो खूब खाएं, हमारा पेमेंट खूब बने. तो इनका सॉफ्टवेयर भेजते थे वो लोग, जाके अपने पड़ोसी को अपने पास से कॉपी करे दे देते थे. तो इन लोगों ने क्या किया कि उस प्रोग्राम में ऐसा किया कि अगर इसको कॉपी किया जाए तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें से 4 शब्द गायब हो जाए तो सेंटेंस का कोई अर्थ रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा. तो बस वही इन्होंने पहली बार किया. तो इसकी क्रेडिट भी चाइना के बाद में पाकिस्तान को जाती है, ध्यान रखिएगा. अब हम इससे मलवेयर से कैसे बचें? तो रेप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें और किसी भी तरीके के अननेसेसरी डाउनलोड्स को अटैचमेंट जो आते हैं उन्हें डाउनलोड न करें और अननोन जो लिंक्स हैं उन पे भी. वायरस जितने भी आते हैं वो या तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पे आते हैं या फिर ईमेल्स वगैरह के थ्रू आते हैं. ध्यान रखिए जो आप डाउनलोड करते हैं उसके साथ में अटैच होते हैं. और ये जो रोज आप लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना कि धीरू भाई अंबानी बांट रहे हैं आपको एक एक लैपटॉप या एक एक किला दे रहा है कोई राष्ट्रपति, ये सब चीजें वायरसेस के साथ में चिपकी होती हैं. या कोई अच्छे मैसेज आप देख रहे हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, उनमें भी वायरस हो सकते हैं. नेक्स्ट इज फिशिंग.
फिशिंग मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? कोई अगर बता सकता तो बताइए। फिशिंग, कोई नहीं? चलिए फिशिंग की देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। ओवरलोडिंग ए नेटवर्क सिस्टम और वेबसाइट पे ट्रैफिक टू डिसरप्ट इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है, किसी वेबसाइट पे इतनी रिक्वेस्ट एक साथ भेज दो कि वो क्रैश हो जाए। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म भरे जाते हैं, लास्ट डेट होती है तो पता लगता है धड़ाम धड़ाम करते हैं लोग और काम नहीं हो पाता। रिजल्ट आता है, वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत वैसे आता है। और फिशिंग एक अलग प्रक्रिया है। ये गलत है, स्लाइड यहाँ पे गलती हो रही है। फिशिंग में क्या होता है कि वेबसाइट्स एक जैसी बन जाती हैं, एक जैसी वेबसाइट दिखाई देती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसका होम पेज जैसा खुलता है, वो होम पेज बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसका है, और उसकी वेबसाइट भी वैसी ही होगी, एक करेक्टर कोई चेंज हो जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो STATE तो हो गया STETE, बाकी का पूरा इंटरफेस एक जैसा दिखाई देगा, पूरा लॉगिन पेज एक जैसा दिखाई देगा, कोई उसमें अंतर कहीं दिखेगा नहीं, है ना? तो ये फिशिंग कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है, जो डेफिनेशन दिख रही है कि वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक भेज देना है जिससे वो खत्म हो जाए, ये इस डिस्ट्रीब्यूटेड में आता है। फिशिंग की डेफिनेशन में क्या हुआ, आगे बढ़ के, और सेकेंड डेफिनेशन हमें ये नहीं मिली, मैं एक मिनट देखता हूँ। ये है, देखिए, deceptive attempts to trick individuals into revealing sensitive information often through fraudulent email messages or websites। ये है इसकी बेटर डेफिनेशन जो मैंने अभी समझाई थी। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पहुंच गए थे। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर ये क्या करते हैं कि ये आपके कंप्यूटर को भी लॉक कर सकते हैं, आपका पूरा डाटा चोरी कर सकते हैं। पहले पूरी तरीके से इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उनमें जो आपने लिखा था वो दिखाई ही नहीं देगा, और जिस तरीके से पकड़ कर लेते हैं आदमियों वगैरह की, उसी तरीके से आप कंप्यूटर को ये लॉक कर देंगे। अब ये आपसे पैसे मांगेंगे और आप इन्हें पैसे दें, उसके बाद में फिर ये उसे अनलॉक करेंगे। और कुछ वायरसेस के बारे में बताऊं, बड़े बड़े विचित्र वायरस होते हैं। एक वायरस होता है, उसका नाम है फ्राइडे द 13th। वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आके पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई तारीख पड़ जाए 13 और उस दिन हो फ्राइडे, तो उसी दिन वो अपना खेल करेगा, बाकी का सालों पड़ा रहेगा सोता हुआ, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो रैंसम ये आपसे मांगते हैं पैसा। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, वही है, बैकअप रेगुलर लेते रहें, सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें, एंटीवायरस जरूर रखें, और लोगों को फिशिंग और सस्पिशियस लिंक्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए। एंटीवायरस मैं समझता हूँ आज की डेट में मोबाइल्स में कोई भी नहीं रखता है, मोबाइल में मैक्सिमम एंटीवायरस नहीं होते, आपको रखने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज DDoS के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। इसमें यही होता है, बहुत सारे मैसेज एक साथ भेज दिए जाते हैं किसी को क्रैश करने के लिए। अभी कुछ कई बार ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट की साइट्स भी हैक हुई। मैन इन द मिडल, MITM अटैक, interception of communication between two parties often to eavesdrop और manipulate data। तो दो पार्टीज के बीच में मैन इन द मिडल, आप समझ ही गए होंगे, आप घुस जाएं उसके तरीके से ये लगे कि वही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बचने के लिए, HTTPS का यूज करें और एनक्रिप्शन का यूज करें, और पब्लिक वाईफाई का प्रयोग न करें। पब्लिक वाईफाई का अगर आप फ्री में जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपके पासवर्ड्स चोरी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पासवर्ड अटैक, unauthorized attempt to gain access by exploiting weak or compromised passwords। इसमें क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है, आप अगर कमजोर पासवर्ड यूज करते हैं
देखो, आमतौर पे आप में से बहुत लोग भी ऐसे होंगे जो कई जगह पासवर्ड को अपने डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज करते होंगे, या अपनी गाड़ी के नंबर के उससे यूज करते होंगे। ये अक्सर लोग यूज करते हैं। या आपका कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे अपने आप से अटैच होगा। ये माना जाता है कि दुनिया में 60% लोग जो हैं नए यूजर्स, वो अपने डेट ऑफ बर्थ या अपनी गाड़ी का नंबर बनाते हैं पासवर्ड, जो सबसे ज्यादा मतलब प्रोन टू एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। Insider threats originating from within organization including malicious employees or unintentional actions। ये बड़ी दिक्कत होती है जब आपका एम्प्लॉय ही गलत उद्देश्य के साथ काम करे। और इसका तरीका क्या है बचने का? इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल। बड़ी कंपनियों में आप जाएंगे तो जो सर्वर रूम्स हैं उनके अंदर कोई भी आम आदमी नहीं घुस सकता है। जैसे वो एंट्री करेगा तो उसके पास एक कार्ड होगा। उस कार्ड को, जिस तरीके से आपका एटीएम कार्ड होता है, तो वहां पे स्कैनर मशीन होती है, उसके सामने लगाएगा तब खुलेगा। तो तुरंत उसका ऑनलाइन डेटा भी अपडेट होगा कि ये आदमी इस रूम में इस समय घुसा। और उसके बाद में अगर सर्वर में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो सर्वर में आप बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किसी का यूजर आईडी आपको पासवर्ड पता है तो आप जो कुछ करेंगे जिम्मेदारी उस आदमी की बनेगी। लेकिन चूंकि जो मशीन लगी है जो एक्सेस कंट्रोल कर रही है कि कौन इस समय घुसा था, अब तुमने दूसरे क्या किसी का पासवर्ड आईडी आईडी देख लिया और कुछ गलत किया, लेकिन वो आदमी उस समय वहां एंट्री नहीं किया गया था, आप तब भी पकड़े जाएंगे। एम्प्लॉयज की रेगुलर ट्रेनिंग भी रखें और ऐसी एक्टिविटीज पे नजर रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट है साइबर थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन सेफगार्डिंग डिजिटल एनवायरनमेंट में इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। साइबर सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करें? देखिए, पहला, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आप जान चुके हैं पहले। फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स। फायरवॉल्स क्या करते हैं? ये नजर रखते हैं आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में जो भी डाटा आता जाता है उस पर नजर रखते हैं कि उसके साथ कोई वायरस या कोई मैलिशियस चीज तो नहीं आ रही है, या कोई इस तरीके की चीजें तो नहीं है जो आपको कोई दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। तो ये उन्हें वहीं रोक देते हैं। डेटा इंक्रिप्शन में आप जानते हैं कि आपका डेटा जब चलता है, हमारे से आप तक जाता है, तो जैसे ही हमारे कंप्यूटर से ये निकलता है वैसे ही इनक्रिप्ट हो जाता है। उस डाटा को डिक्रिप्ट कर पाना सरल काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, डाटा इंक्रिप्शन में वर्ल्ड में एक टेक्निक है, एल्गोरिदम है जिसको यूज किया जाता है, आरएसए के नाम से उसे जानते हैं। रिवर्ल्ड, समीर एंड एडलमैन, ये तीन नाम हैं जो रसियन थे। इन्होंने डेटा इंक्रिप्शन के वो एल्गोरिदम्स डेवलप की थी। और आज की डेट में इतनी टफ एल्गोरिदम्स हैं जिसमें सुपर कंप्यूटर को भी सैकड़ों साल लग जाएंगे पासवर्ड को ब्रेक करने में। एम्प्लॉय ट्रेनिंग होती रहे। नेटवर्क सेगमेंटेशन होना चाहिए, नेटवर्क अलग अलग हो। एक नेटवर्क अगर बाई चांस हैक हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो हमारा डेटा बैकअप में है और दूसरा नेटवर्क हमारा तैयार, हम उस पर करते रहें। एक्सेस कंट्रोल है। और इंसिडेंस रिस्पांस प्लान। अगर कोई घटना कभी घटित हो जाए तो हम किस तरीके से एक्शन लेके अपने काम को प्रभावित होने से बचा पाएंगे। और इधर चित्र में भी ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, लगभग यही चीजें हैं सभी। इसके साथ ही ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। So I just want to express my thanks to you all for being with us. Thank you again. And now this is the time for your questions. If you have any query, you can ask me. Thank you all. Thank you, Barkha, Bharti, Kajal, Ritik, and all the students. और चोरी के मामले में मैं आपको बता दूं, it is a habit and that can be changed. और ये आदतें कैसे बनती हैं आप सभी जानते ही हैं। इससे अच्छी एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन टाइम ओवर हो रहा है। नाउ देयर इज foundation of the time also, so I will wind this session right now. So thank you all, and hopefully the students of Agra College are here. We will be able to meet tomorrow at 3. और उस सेशन में आप लोगों को क्या करना है
कि जैसे ये टाइम सबके लिए कन्वीनियंट है, सारे स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपकी क्लासेस रहेंगी ऑफलाइन भी, प्रैक्टिकल्स भी सभी होंगे, और क्लासेस हम चाहते हैं ऑनलाइन में भी रखें, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है ना नहीं आ सकते, जैसे भी 3 बजे का टाइम होगा या सुबह 8 बजे का होगा तो नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन भी हम रखेंगे और ऑफलाइन भी रखेंगे। लेकिन कल का जो सेशन है उसमें आप लोग आइएगा और आपके अपने क्या आपको लगता है कि एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें भी शेयर करेंगे, तो उसके आधार पे अगले डिसीजंस होंगे। मैं क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन टू ज्वाइन दिस सेशन and we will meet now after 3 days. The classes of other session will now resume from tomorrow onwards. Then we will come back on this paper. So till then, take care. Thank you and goodbye.